हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी सर। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। फिर से मैं आपके साथ एक नई वीडियोस के साथ आ गया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 5 का पोइट्री सेक्शन। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फटाक से जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके पोइट्री सेक्शन में जाके आप 1 से लेकर करके 4 लेसन तक की पोइट्री का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ इसके जो सैमरी हैं वो मैंने आपको बतला रखे। तो फटाफट जाइए और चेकआउट कीजिए, और चेकआउट करके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं लिंक आपको आई बटन पे भी दे दिया हूं, जो कि आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अगर आप YouTube में वीडियो हमारी देखेंगे तो वहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर करके डायरेक्टली आप जा कर करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने जितनी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है उन सारी वीडियोस का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाइए और चेकआउट कीजिए लिंक को। ठीक है, चलिए तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। हम लोग सीखने वाले हैं आज प्राइमरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हमारा लेसन क्या होगा? लेसन आपका 5 है। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? एन एपिटफ। ठीक है, एपिटफ का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे मुझे? आप कहिएगा समाधि। क्या होता है? समाधि, है ना। समाधि होता है या तो फिर एक लेखन होता है। जैसे आप देखे होंगे क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग होते हैं उनके कब्रगृह के ऊपर में यहाँ पे एक बना हुआ होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इनकी मृत्यु हुई थी। नेम लिखा हुआ होता है, डेट लिखा होता है, और फिर उनका बर्थ डेट लिखा हुआ होता है, ये लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, कब उनकी मृत्यु हुई, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होती है, और भी कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं उन लोगों के कल्चर के अनुसार। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिटफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। विश्वास मानिए, इसकी पोइट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब तक आपने जितनी भी पोइट्री पढ़े, इसमें 10 से 12 पोइट्री दे रखी है। सारे पोइट्री में सबसे बेस्ट जो मुझे लगा वो ये वाली पोइट्री है। तो ज़रूर आप जाकर करके पोइट्री पढ़ेंगे। मैंने इसे ऑफलाइन क्लासेस में पोइट्री ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम लोग सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सैमरी, और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं उसे हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलकर करके उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये है आपका लेसन 5 पोइट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, एन एपिटफ। ठीक है, चलिए। कौन सा बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं, यहाँ अभी भी आपको फ्लैश कर रहा होगा। रैम्बो बुक को हम लोग फॉलो करते हैं। रैम्बो बुक है आपकी, ये बिहार बोर्ड की बुक है, क्लास 12th के लिए। ठीक है, इसी से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, और आप भी इसी को फॉलो कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस को अपडेट आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब सैमरी, फटाफट सैमरी को आप पढ़ लीजिए। Walter de la Mare is the poet of the poem An Epitaph. It is tomb of the dead body where lies a beautiful lady. He wants to tell about a beautiful lady which is in the epitaph. She was the most beautiful lady that was ever born in the West Country. But when she was dead, her beauty vanishes. Her beauty passes. When she did, everything is clear about herself. The poet loved her so much that when she was dead, he was weeping bitterly. When the poet listened about his beloved, he remembered her. He used to sit beside her epitaph where she was laid down. So the poet wants to say that if a person beloved someone so much, he will never leave him alone because he is just facing the problems. तो ये था आपका सैमरी, आपने भी फटाफट पढ़ लिया होगा। अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, वाल्टर डी ला मेर इज द पोएट ऑफ द पोएम।
ये जो कविता आप पढ़ रहे हैं एन एपिटफ, इस कविता के जो कवि हैं वो आपका क्या है, वाल्टर डिलामेर। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्योंकि एग्जामिनर मैच द फ्लॉविंग भी देते हैं, मैच करने के लिए दे देगा इसके ऑर्थर का नाम इससे मिलान कीजिए। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो भारी दिक्कत है, आपके साथ 1 नंबर जाने वाला है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो आपका 1 नंबर लॉस हो जाएगा। इट इज टॉम ऑफ डेड बॉडी। टॉम का मतलब होता है कब्र, टॉम मीन्स होता है कब्र। मीनिंग, वर्ड मीनिंग आप लिखते चलेंगे, कब्र या फिर समाधि, ठीक है। इट इज टॉम ऑफ डेड बॉडी, ये जो है एन एपिटफ जो है ना बाबू, एक कब्र है, जो डेड बॉडी का एक क्या है, कब्र है, ठीक है। वेयर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी, जहां पर एक सुंदर महिला जो है क्या है, पड़ी है, एक सुंदर महिला पड़ी है उस कब्र में। He wants to tell about a beautiful lady which is in the epitaph। ये जो हमारे पोएट हैं वह उस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बताना चाहते हैं जो उस एपिटफ के अंदर क्या है, पड़ी है, ठीक है। वो महिला जो इसके अंदर, कब्र के अंदर पड़ी है ना, उसके बारे में ये क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो जो महिला है कब्र के अंदर वो काफ़ी खूबसूरत महिला है। ध्यान रखिएगा बाबू, ब्यूटीफुल का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों को ब्यूटीफुल का मीनिंग भी नहीं आता है, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आता है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। डैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री बट वेन सी वॉज डेड हर ब्यूटी वैनिसेस। देखो वह महिला जो है वो काफ़ी खूबसूरत महिला है, that was ever born in the west country, जिसका जन्म कभी वेस्ट कंट्री में हुआ था। किसका, उस महिला का, ठीक है ना। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए उस महिला का जन्म कहाँ हुआ था, तो फटाक से आंसर क्या करेंगे, वेस्ट कंट्री। आगे बढ़ो। बट वेन सी वॉज डेड, जब वह महिला मर गई थी, जब वह महिला मर गई थी, हर ब्यूटी वैनिसिस, तो उसकी सुंदरता जो थी ना वो क्या हो गई थी। वैनिस का मतलब होता है गायब, गायब होना। वैनिस का मतलब क्या होता है, गायब होना। टीवी पे एक प्रचार देता है वैनिस, है ना, दाग गायब, तो आप ध्यान रखेंगे वैनिस का मतलब क्या होता है, समाप्त होना या फिर गायब होना, ठीक है। तो उसकी ब्यूटी जो थी, सुंदरता जो थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। हर ब्यूटी पासिस, उसकी जो सुंदरता थी वो गुजर गई, खत्म हो गई, खत्म। वेन सी डेड, जब वह मर गई थी, एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट हर सेल्फ, तो उसके बारे में हर बातें जो थी ना वो स्पष्ट थी, हर बात जो थी वो क्या थी, सारा कुछ जो था वो क्या हो गया था, स्पष्ट हो चुका था। द पोएट लव्ड, पोएट जो था, कवि जो था, उससे काफी क्या करता था, प्रेम करता था, ठीक है। लव्ड हर सो मच, देखो यहाँ फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए था, फुल स्टॉप यहाँ होना चाहिए, ये फुल स्टॉप नहीं होगा। लव्ड हर, उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। डैट वेन सी वॉज डेड ही वॉज वीपिंग बिटरली, बिटरली का मतलब क्या होता है बताइए तो। बिटरली का मतलब होता है कस के, हम लोग बोलते हैं ना कस के रो, कस के, या तो फिर फूट फूट कर, फूट फूट कर, फूट फूट कर, है ना। बिटरली का मतलब होता है कस के या फूट फूट कर। तो वह जब व्यक्ति जो था ना, जब वह महिला मर चुकी थी, तो वह व्यक्ति जोरों से क्या हो रहा था, बुरी तरह से बिल्कुल रो रहा था। When the poet listened about his beloved, he remembered her, जब कभी वह अपनी प्रेमिका के बारे में सुनता था, जब कभी वह अपनी प्रेमिका के बारे में सुनता था, he remembered her, तब वो उसे क्या करने लगता था, याद करने लगता था। कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि हम भी अपने प्रियजनों को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं,
फैमिली मेम्बर्स को प्यार करते हैं भाई, तो वो कभी हमसे मिस कर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हम लोग उनकी बातों को याद कर करके काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्या करते हैं, मिस करते हैं, है ना। He used to sit beside her, वह जो है अक्सर उसके बगल में, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, ठीक है। मैं बिसाइड प्रीपोजिशन में पढ़ा चुका हूँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। अब जाके देखिए, एक मैंने बताया था बिसाइड और दूसरा क्या बताया था, बिसाइड्स, ठीक है। ही यूज टू सिट बिसाइड्स हर एपिटफ, वह जो है उसके कब्र के पास, एपिटफ के पास जाकर के बैठा करता था। वेयर सी वाज लेड डाउन, जहां पर वह पड़ी हुई थी, मतलब वो महिला जो कब्र के अंदर थी वहां पे जा कर करके वो अक्सर बैठा करता था। तो इसलिए द पोएट वांट्स टू से, पोएट जो है वो कहना चाहता है कि इफ अ पर्सन लव्ड समवन, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता था, सो मच, बहुत ज्यादा प्यार करता था, ही विल नेवर लीव हिम अलोन, तो वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि ही इज जस्ट फेसिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि वह उस क्षण समस्या को क्या कर रहा था, जूझ रहा था, फेस कर रहा था, ठीक है, सामना कर रहा था। बाबू फेसिंग का मतलब होता है फेस, देखो एक फेस का मतलब तो होता है थोपड़ा, थुथुर, अरे भाई चेहरा, ठीक है। ये वर्क कर रहा है एज अ नाउन, ठीक है। और यही फेस का मतलब होता है सामना करना, ये वर्क कर रहा है एज अ हॉब, हॉब के रूप में ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कभी ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, कभी ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो इसका जिक्र मैं ज़रूर करूंगा, आपको ये समझाऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन का काम कर रहा है और कैसे पहचानेंगे ये वर्ब का काम कर रहा है। फिलहाल तो आप ये समझिए कि ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, अब कैसे वो मैं आपको नाउन और वर्ब के टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, चलो। तो आपके स्क्रीन पे फर्स्ट सवाल आ चुका है और इसे तो आंख बंद कर करके आप लोग कर दीजिएगा। एन एपिटफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल, ये महिला सॉरी ये एपिटफ जो है उसके साथ, ये किसके साथ ये बर्ताव कर रहा है, मतलब कौन है जिसके साथ ये बर्ताव कर रहा है। तो देखो ब्यूटीफुल क्या थी, लेडी थी ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द लेडी मेंशन इन द पोयम, देखो मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, जिक्र करना या चर्चा करना, ठीक है, जिक्र करना या फिर चर्चा करना। द लेडी मेंशन इन द पोयम, इस कविता में जिस महिला का जिक्र किया गया है या चर्चा किया गया, एंड एपिटफ बिलोंग टू, वह कहाँ से संबंधित है, तो पूछ दिया ना कि वो महिला कहाँ की है। एंड एपिटफ में जो इस महिला का जिक्र किया गया है वो महिला कहाँ से थी, अब बताओ, ईस्ट से थी, नॉर्थ से थी, साउथ से थी या वेस्ट से थी। अभी जाके तुरंत देख लो, वेस्ट से थी ना, है देखो मैंने यहाँ लिख दिया था, कहाँ लिखा था भाई, इट इज टॉम, देखो लेडी वाज एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, है ना, है ना। चलो, तो ये पश्चिमी देश की थी, किस देश की थी, पश्चिमी देश की थी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, गुड, देखते हैं। द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोयम, देखो बाबू सबसे पहले तो ये आपका एक वर्ड आया है पोएटिक, पोएट का मतलब होता है कवि, पोएट का मतलब क्या होता है, कवि। लेकिन अगर आप बात करें पोएटिक का, तो इसका मतलब होता है काव्यात्मक, क्या होता है, काव्यात्मक, वेरी गुड। और उसके बाद क्या लिखा गया, डिवाइस, देखो डिवाइस का मतलब होता है, डिवाइस का मतलब होता है यंत्र, ठीक है, डिवाइस का मतलब क्या होता है, यंत्र या उपकरण, यंत्र या तो फिर उपकरण।
और यहाँ जो डिवाइस का मीनिंग यूज किया गया है, इसका मतलब होता है साहित्य। क्या होता है? साहित्य। ठीक है। अब साहित्य में से वह साहित्य होता है, जैसे साहित्य में मैं लिख देता हूं पूरा, पाठक। पाठक का मतलब समझते हैं? पढ़ने वाला। पाठक पर प्रभाव छोड़ने वाली लेखन कर लीजिए, लेखन शैली का मतलब समझ में आता है? लिखता हर कोई है। अगर आपको एक स्टोरी खुद से लिखने के लिए कहे या कविता, तो आप जरूर लिख देंगे। ठीक है, एक आड़ा टेढ़ा कोई भी कविता लिख देंगे। लेकिन एक कविता ऐसा लिखा जाए जिसको पढ़ के या अगला सुन करके काफी ज्यादा उससे क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो उसे कहेंगे पोएटिक डिवाइस। क्या बोलेंगे? पोएटिक डिवाइस। साहित्य में पाठक पर प्रभाव छोड़ने वाली लेखन शैली। ठीक है, इस तरीके से लिखिए कि जिससे पढ़ने वाले के माइंड पे एक छाप छूट जाए उस लेखक के बारे में। ठीक, चलो, तो ये होता है पोएटिक डिवाइस। इतना एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप जहां चाहे वहां ढूंढ लीजिए। ठीक है ना, ये सब मैं आपको ऑफलाइन ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं चीजें ताकि आपको याद हो जाए। विच इज यूज्ड इन द पोयम एंड एपिटफ इज, यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है पोएटिक डिवाइस, इसका यूज एंड एपिटफ में किया गया है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, किस लिए किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है अलंकार। बाबू आपने पढ़ा है अलंकार हिंदी में? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सुना है आपने? इसमें अलंकार का यूज होता है। मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हिंदी में बतला दूंगा। ठीक है, फिर आपने एक गाना सुना होगा फना सॉन्ग का, पका पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो ये जो है यहाँ पर भी एक वर्ड आता है, उसमें भी मेटाफर यूज किया गया, लेकिन कौन सा मेटाफर है वो हम लोग वहां देखेंगे। ऐसे वीडियो लेंदी हो जाएगी। मेटाफोर का मतलब आप जान गए क्या होता है। अब देखो, ये स्माइल नहीं लिखा हुआ है बाबू, सबसे पहले ये स्माइल नहीं लिखा हुआ है, सिमली लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको सिमली पढ़ेंगे। और सिमली का मतलब होता है उपमा। क्या होता है? उपमा। ये उपमा क्या है, वो बनाने वाला गुजराती नहीं है। उपमा, उपमा एक अलंकार होती है। ठीक है ना, उसका नाम लिखा हुआ है ये। और फिर यहाँ क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब समझते हैं? कुछ ऐसा कर देना जिससे ये सिद्ध हो कि वो मानव हो गया है। कुछ ऐसा कर देना जिससे ये सिद्ध हो गया हो कि वो क्या हो, मानव हो गया हो। साकार करना। क्या करना? साकार करना। ठीक है, ये मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, एम्बिग्युइटी का मतलब होता है, इसका मीनिंग अगर आप जानना चाहें तो इसका मतलब होता है सस्पेंस। क्या होता है? सस्पेंस होता है। सस्पेंस का मतलब क्या होता है ना, संदिग्ध, जिसपे डाउट, हाँ लिख सकते हैं, डाउट भी लिख सकते हैं। ये सब उसका क्या बन जाएगा बाबू, सिनोनिम बनेगा, है ना। तो अब आप आंसर कीजिए, द पोएटिक डिवाइस जो है ये अब क्या है। अब तो आप समझ गए होंगे ये काव्यात्मक क्या है, साहित्य में पाठक पर प्रभाव छोड़ने वाली लेखन शैली। तो ये लेखन शैली जो हम लोग सीखते हैं या करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, तो आप कहिएगा अलंकार के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? अलंकार के अंतर्गत करते हैं। हाँ, किसके अंदर करते हैं? अलंकार के अंदर। द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज इन द पोएम एंड एपिटफ इज,
अच्छा, ये जो अलंकार के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज जो है पोयम में किस टर्म में हुआ है, तो वो संदिग्ध के टर्म में हुआ है। ये जो है सो काफी सस्पेंस है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी। ठीक है, हाँ मेटाफर होता, बट लेकिन अगर ये पूछे होता ना कि पोएटिक डिवाइस का मीनिंग क्या होगा, तब मैं इसे क्या आंसर कर दिया होता, मेटाफर कर देते। ठीक है ना, समझ गए आप, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, गुड। सवाल नंबर 4, द टर्म क्रुम्बल यूज्ड इन द पोयम एंड एपिटफ मीन्स टू। बतलाइए बाबू, इसका मीनिंग क्या होता है। पहले क्रुम्बल का मतलब क्या होता है, क्रुम्बल, इसका मीनिंग बतलाइए पहले मुझे। डाई का मतलब होता है मरना, ठीक है। लीव का मतलब होता है रहना या फिर जीवित, है ना। सफर का मतलब होता है पीड़ित होना, पीड़ित, और नॉन ऑफ दिस तो आप जानते हैं। चलिए बताइए, क्रम्बल का मतलब क्या होता है, क्रम्बल, ये इसका नहीं है भाई, मैं इसका यहां लिखने वाला। क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है चूर चूर करना। क्या करना, चूर चूर करना, या छोटे छोटे टुकड़े करना, छोटे छोटे टुकड़े करना। ठीक है, आपको याद है वो गिलहरी वाला कौन सा चैप्टर था भाई, क्या नाम था उसका, क्रुम्बल। क्रुम्बल का मतलब चूर चूर करना। द टर्म क्रुम्बल यूज्ड इन द पोयम, ये जो यूज किया गया है क्रम्बल वर्ड का, वो किस टर्म में यूज किया है, एपिटफ पोयम में, इसका क्या अर्थ होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो क्रम्बल का यूज किया, चूर चूर करना या चूर चूर होना। तो चूर चूर होना मतलब क्या होता है, मर जाना, है ना, मरना। तो मरने के टर्म में कौन, तो ऑप्शन नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द टोन ऑफ द पोयम एंड एपिटफ मीन्स टू। इसमें जो आपको टोन दिया गया है, टोन, टोन का मतलब समझते हैं, ध्वनि जो है, ट्यून, ट्यून। हैप्पी, मेलेंकॉली, देखो बाबू सी एच, यहाँ मेलेंकॉली पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। मेलेंकॉली का मतलब होता है निराशा, क्या होता है, निराशा, ठीक है ना। रोमांटिक का मतलब होता है, और क्या हो सकता है, प्रेम प्रिय, प्रेम प्रिय लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भाई, और सेंसिटिव भी होता है, भावुकता, भावुकता, भावुकतात्मक कर लीजिए। किस चीज के प्रति, तो प्रेम के प्रति, प्रेम के प्रति जब भावुक होना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोमांटिक। अब बतलाइए मीनिंग क्या होगा भाई, यहाँ पे टोन कैसा है, तो यहाँ निराशा का टोन है ना, यहाँ उदास है भाई, कौन, हमारे जो पोएट है ना वो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखो, हु इज कंपोज द पोयम एंड एपिटफ, इसके लेखक कौन है, तो ये तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, वाल्टर डिला में, ऑप्शन नंबर ए। गुड, ये तो आसान था। वाल्टर डिला मेयर बिलोंग टू, हाँ ये जो थे, वाल्टर डिला मेयर जो थे, ये जो हमारे पोएट थे, वो कैवीं शताब्दी के पोएट थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, या नन ऑफ दिस। शताब्दी तो समझते हैं, जैसे ये आता है ना 1800, 1900, 2000, 2023 चल रहा है ना, तो हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं ना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा ये बताइए भाई, इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20। ठीक, 20वीं शताब्दी के ये क्या थे, कवि थे। वाल्टर डिला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट द क्वीन एलिजाबेथ टू इन। देखो यहाँ पे दो दो सवाल बनेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि वाल्टर डिला मेयर को जो पुरस्कार मिला था, ऑर्डर टू मेरिट, वो किसके द्वारा मिला था, तो ये ध्यान रखिए, क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा मिला था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।
और दूसरा जो है वो कब मिला था, ये भी आपसे एग्जामिनर ने पूछ रखा है, तो आप ऑप्शन नंबर सी करेंगे, 1953 में मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गुड, आगे बढ़े। चलो, वाल्टर डिलामीर वाज अ पोएट, अ नॉवेलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो क्या थे बतलाइए, एक कवि थे या एक साहित्यकार थे या एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, क्या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो सब थे। पोएट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो आप कहिएगा कैसे पता चलेगा, तो देखो बाबू, मैंने पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया है कि जो आप कविता पढ़ते हैं ना, तो कविता के ठीक पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है, उसके बारे में पूरी बातें बतलाई गई होती है, और हम लोगों को वो पढ़ने में बड़ा लेंदी लगता है, इसलिए हम लोग पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1 से 2 पेज का या तो आपके 20 से 25 लाइन का होता है, और उसमें लेखक के बारे में, कवि के बारे में, कवि के रचनाओं के बारे में, कवि का जन्म कब हुआ, मृत्यु, कौन कौन सी रचनाएं हैं, वो सारा बात वहाँ पे शॉर्ट में बताया हुआ होता है। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर वहीं से उठाता है जो आप वहाँ नहीं पढ़ते हैं। सीधा सीधा आपने पोयम पढ़ा और वहाँ से आंसर करना शुरू करते, तो एग्जामिनर वहाँ से भी सवाल उठा लेते हैं, जो आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब बताइए, ये वाला आपके पोयम में मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, मतलब ये तीनों सवाल वहीं से उठाए गए हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखा कीजिए, उसको भी पढ़ लिया कीजिए, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया था तो वो सारी चीजें बतलाया था, ठीक है। वाल्टर डिलामीर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन डैश थीम, बतलाइए इसमें कौन सी, क्या बोलता है भाई, वाल्टर डिलामीर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन, हाँ, वाल्टर डिलामीर जो है वो कौन सी बातों में रुचि दिखलाए हैं, ये आपको बताए। थीम का मतलब होता है कोई मुद्दा, मैटर, ठीक है, बात, बतलाइए। ओल्ड, मेडिएवल या लव या नॉन ऑफ दीज। अच्छा, मीनिंग बता दे, देखो मेडिएवल, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, और मेडिएवल का मतलब होता है मध्यकालीन, मध्यकालीन, मध्यकाल का, ठीक है। लव का मतलब होता है प्यारा या प्यार करना, और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर कीजिए, इसमें से ओल्ड होगा, मेडिएवल होगा या लव होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड। ये ओल्ड थीम का जिक्र करते हैं इसमें, ठीक है ना। वाल्टर डिलामीर हैज रिटन द पोयम, हाँ, वाल्टर डिलामीर जो इसमें से कविता लिखे वो कौन सा है, द सोल्जर है, फायरहैम है, स्नेक है, एंड एपिटफ है, कौन सा है? करो 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 करो, अच्छी पेंटिंग बना दी मैंने भी, बैठे बैठे नहीं बन, वाह क्या पेंटिंग। चलो, क्या था वो, एन एपिटफ, ठीक है। वाल्टर डिलामीर न्यू, वाल्टर मिला जो थे वो जानते थे, डैश हु इज नाउ डेड, किसको जानते थे, लेडी को जानते थे जो मर चुकी थी, जो मर चुकी है, जो मर चुकी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेडी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़े, 13 सवाल। The poet feels that after his death nobody will dash her, love, forget, remember, hate, करो। पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ, पोएट जो है वो महिला के मर जाने के बाद, उसके मर जाने, अरे, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ, हाँ, हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, नो बडी विल डैश हर, कोई भी उसे क्या करेगा, नफरत नहीं करेगा, याद नहीं करेगा, या भूल जाएगा, या प्यार करेगा, बताइए। तो इसको देख के ही आप आंसर कर लेंगे भाई, द पोएट फील्स, पोएट को ऐसा लगता है कि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, नो बडी विल
रिमेंबर हर, उसके मर जाने के बाद कोई भी उसे याद नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप यहाँ लव लिखेंगे तो इसका मीनिंग हर कोई उसे प्यार करेगा, हर कोई उसे भूल जाएगा, हर कोई उसे याद करेगा, हर कोई उसे नफरत करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द पोएट थिंक्स, पोएट जो है वो सोचता है, दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। बाबू यहाँ इज होता, इज नॉट एवर लास्टिंग। पहले मुझे बताइए एवर लास्टिंग का मतलब क्या होता है? एवर लास्टिंग का मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। ठीक है, अनंत जो कभी समाप्त ना हो। द पोएट थिंक्स, पोएट ऐसा सोचता है, डैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। ब्यूटी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये जो है समाप्त हो जाएगा। अरे ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, अच्छा हाँ, ब्यूटी का कोई अंत नहीं है, सुंदरता का कोई अंत नहीं है। ठीक है, द लेडी हु इज डेड लाइज इन द, महिला जो मर चुकी थी वह कहाँ पड़ी थी? कहाँ थी भाई? ग्रैब में, गार्डन में, फील्ड में या हाउस में? आप कहिएगा इनमें से कोई नहीं। ना तो यहाँ पे टॉम लिखा है और ना ही यहाँ पे एपिटफ लिखा है। नहीं ना लिखा है भाई, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो मीनिंग इन दोनों का देता है वही मीनिंग ग्रैब का भी देता है। ग्रैब का मतलब होता है कब्र। क्या होता है? कब्र। इसलिए मैं कहता हूं कि वर्ड मीनिंग पे पकड़ बनाइए। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? अब तो सबको पता चल गया, सही क्या हो जाएगा? ग्रैब। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़े। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। अब पूछा गया है कविताओं का, जो कविताएं आप पढ़ रहे हैं ना उन सारी कविताओं का लाइन उठा उठा कर पूछ रहा है। तो ये तो आप जानते हैं कि ये एन एपिटफ का है, क्योंकि हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लाइन ध्यान रखेंगे, लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी इज टेकन फ्रॉम। ठीक है, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटेन बाई। ये जो लाइन लिखी गई है एंड वेन आई क्रम्बल, ये लाइन जो है हु विल रिमेंबर इज रिटेन बाई, ये किसकी हु विल रिमेंबर इज रिटेन बाई, हाँ तो किसके द्वारा है भाई? तो ये आप कहिएगा वाल्टर डिलामेड। ठीक, हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ठीक है, ये क्रिश्चियन का मीनिंग भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? किधर गया भाई? वाल्टर डिलामेड। ठीक है, जो कि गलत है, ये नहीं होगा, ये आंसर है। ये जो लाइन है ना, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, हु रोट द पीस, ये पीस का ही कहाँ से लिया गया भाई? तो ये बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। वाल्टर डिलामेर इज, वाल्टर डिलामेर वाज बॉर्न इन द ईयर, किस वर्ष उनका जन्म हुआ था? करो आंसर, फटाक से आंसर करो। 1873, 1867, 1853, 1889। करो करो करो। यस, ऑप्शन नंबर डी 1873। ऑप्शन नंबर, ओहो सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, बी में है ना 73। ओके, वाल्टर डिलामीर मेक्स अस अवेयर ऑफ, वाल्टर डिलामीर जो है वो हम लोगों को किन चीजों से अवगत करते हैं? अवेयर का मतलब होता है अवगत होना। अब बताइए, पोवर्टी गरीबी, ड्रीम्स सपने, लंदन लाइफ मतलब लंदन में रहने का जीवन, या इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ यानी मानव की परिस्थितियां मॉडर्न लाइफ में। ठीक है, ये बतलाइए, ड्रीम्स, लंदन लाइफ या पोवर्टी या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है,
ठीक, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। ओ सवाल आपके ख़त्म हो गए। तो मैंने आपको क्या क्या बतला दिया, 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। आप भी खुद से चेकआउट कीजिए कि आपके 20 में कितने सवाल सही होते हैं, ठीक है ना। 20 सवाल मैंने करवाए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका 20 में 20 सही हो, ठीक है। आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मुझे पता है कोई कमेंट तो ना करेंगे, बट जो पढ़ेंगे वही कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो एंडिंग होने के बाद आपको 4 यहाँ पे टैग दिखाई देगा, इसमें जाकर करके आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देख सकते हैं जो आपको मैंने पहले अपलोड कर रखा है, ठीक है। जो इसका प्रीवियस वीडियो है यहाँ इस तरीके से आएगा। एक हमारा एक चैनल है क्रिएटिविटी SJ, इसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिएटिविटी SJ के नाम से होगा, और ये आप जाके इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको पढ़ाई के अलावा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग, वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तो हम लोग बुक्स को स्टडीज़ कर रहे हैं, ग्रामर सेक्शन पढ़ रहे हैं भाई, ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्टडी के अलावा कोई बातें अगर आपको पूछनी है तो वो आप इस चैनल पे बोल सकते हैं, या तो फिर आप इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके आप बोलने पे मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।